ब्रह्मांड के अंधेरे कोने में, जहाँ अनंत संसार और गहरे राज छुपे हैं। लोग अक्सर कहते हैं समय गुजरेगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस दुनिया में समय खुद एक काल बन चुका है। एक डेटी जिसका फर्ज था इस दुनिया की हिफाजत करना, वही उसका विनाशक बन गया। उसने अपनी आँख खोली और खून की बारिश होने लगी। आसमान ने जहर उगला, पूरी दुनिया जलकर राख हो गई, हर चीज करप्ट और बर्बाद। इस तबाही के गवाह बने एक छोटे बच्चे जूकिंग से उसका परिवार, गांव और पूरी किस्मत एक झटके में उस डेटी के आधे जले चेहरे ने छीन ली। उस दिन जूकिंग ने ठान लिया था कि वो डेटी के सामने कभी घुटने नहीं टेकेगा। हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई ने उसका दिल पत्थर का बना दिया। रहम, भरोसा और प्यार अब उसके लिए सिर्फ कमजोरियां थी। आज वो एक रूथलेस और खतरनाक कल्टीवेटर है, जिसकी आंखों में सुलगती आग है। वो आग अपनी किस्मत को राख करने की, हर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की और कल्टीवेशन की सर्वोच्च चोटी तक पहुँचने की, जहाँ आज तक कोई भी जिंदा पहुँच नहीं पाया। ये दास्तान है उस अनाथ लड़के की, जो दर्द के गहरे अंधियारे से गुजरते हुए समय की सीमाओं को ठुकरा कर एक लेजेंड बनने जा रहा। क्या वो इस डेटी और समय दोनों को हरा पाएगा, या फिर समय उसे ही निगल लेगा? तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो जूकिंग की आवाज के साथ। वो कहने लगा कि एक बार मुझे मेरे भाई ने बताया था कि हमारी दुनिया के ऊपर आसमानों की गहराइयों में एक डेटी सोया हुआ है। उस वक्त मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब मैं 6 साल का हुआ, उस वक्त मैंने पहली बार उस डेटी का रेमनेंट फेस देखा। एक दिल दहला देने वाला चेहरा। उसने आज अपनी आँख खोल दी थी और बस कुछ ही पलों के अंदर उसकी नजरों ने हमारी दुनिया पर कहर बरसाया। जो एनर्जी उसकी आंखों से रिलीज हुई, उसने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को निस्ते नाबूद कर दिया। चाहे वो इंसान हो या जमीन हो, सब कुछ राख बनकर आसमान की तरफ जाने लगा। बस एक पल, और मेरे पास जो रौनक थी वो आसमान में कहीं पर गुम हो गई। और दोस्तों, अब हमें सीधे 7 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम बर्बाद हो चुकी टाइगो सिटी को देख पाते, जो कि नानहुआंग के रेगिस्तान में मौजूद थी। अब यहाँ पर लाशें हैं और बड़े ही भयानक क्रीचर। वहीं पर हमारा हीरो जूकिंग अपने पेट की आग बुझाने के लिए सामने आने वाले कीड़ों को खा रहा था, और उतने में एक बड़ा ही भयानक बीस्ट उसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसे जूकिंग ने अपनी ब्लेड के एक ही वार में मार दिया था। वो कहता है कि 9 दिनों पहले मैंने एक बार फिर से डेटी को उसकी आँख खोलते हुए देख लिया। जैसे उसका गेज इस टाइगो सिटी पर पड़ा, ये सिटी बस कुछ ही पलों में खंडर बन गई। सबसे पहले तो इस सिटी पर खून की बारिश हुई, और वही खून अपने साथ एक एलियन पॉइजन को लेके आया। उस अशुद्ध ऊर्जा ने हर एक लिविंग बीइंग को अंदर से करप्ट कर दिया। दिन के समय में ये सिटी मॉन्स्टर्स का एक शहर बन गई, और रात के अंधेरों में यहाँ पर शैतानों की हुकूमत चलती। इस तबाही का जिम्मेदार था उस डेटी का जला हुआ चेहरा। उसकी एक आँख रेड थी और दूसरी से उसने कहर बरसाया, जिसके चलते टाइगो सिटी भी अब एक फॉरबिडन जोन बन चुकी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी दिनों तक यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा, लेकिन जिंदा तो मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि मौत मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी। और अब जूकिंग ने वहाँ मौजूद लाशों को आग लगा दी। वो उनके लिए बस एक ही दुआ कर रहा था कि अगले जन्म में डेटी का चेहरा मत देखना। ये दुआ अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, जो कि जूकिंग ने इस दुनिया को दी। और इस तरह से जूकिंग अपनी जर्नी पर निकल चुका। टाइगो सिटी पर एक फॉरबिडन जोन था। जब तक वो शील्ड हटेगी नहीं, तब तक जूकिंग यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। वो कहता है कि जब तक सिटी पर मौजूद शील्ड बरकरार थी, तब तक मैंने इस टाइगो सिटी को एक्सप्लोर किया। मुझे खाने और मेडिसिनल हर्ब्स की तलाश थी, साथ ही वेपन्स भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर यहाँ पर जीना है तो मारना आना चाहिए। मगर टाइगो सिटी अब मॉन्स्टर्स के कब्जे में है, ऐसे मॉन्स्टर्स जिसका किसी भी एंशिएंट रिकॉर्ड में जिक्र नहीं था। तो जूकिंग के पास बस एक ही ऑप्शन है, जैसे तैसे इन मॉन्स्टर्स की नजरों में आने से खुद को बचा लेना। इसी तरह से वो शहर को एक्सप्लोर करते हुए सिटी लॉर्ड के मैंशन में पहुंच गया, जहां पर जूकिंग को सिटी लॉर्ड की कल्टीवेशन टेक्निक हासिल हुई। इसे द सी माउंटेन आर्ट कहा जाता था। दरअसल ये एक बेसिक सी कल्टीवेशन टेक्निक थी, तो इसे प्रैक्टिस करने के चक्कर में जूकिंग ने न जाने कितनी ही बार अपनी जान को जोखिम में डाला, मगर ये रिस्क उठाकर उसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ था। आफ्टर ऑल उसे एक कल्टीवेशन की टेक्निक हासिल हुई, मगर इस कोशिश में जूकिंग मॉन्स्टर्स के हाथों घायल भी हो चुका था। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक एलिक्सर मिल गया,
जिस पर लकीली एलियन पॉइजन का कोई असर नहीं हुआ था। जूकिंग कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं डेटी की नजरों में सरवाइव कैसे कर पाया, और ये एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ। डेटी का गैस शहरों को तबाह करता है, लेकिन आज तक उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और तभी जूकिंग को वहां से काफी दूरी पर एक पर्पल लाइट नजर आई। वो कई दिनों से इस लाइट को लेकर क्यूरियस था कि आखिर ये क्या चीज है। साथ ही जूकिंग डेटी के गैस के बारे में भी जानना चाहता था, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि डेटी हर रोज अपनी आँख नहीं खोलता। तो जूकिंग के हिसाब से इस टाइम डिफरेंस का पता लगाना इम्पोर्टेंट था, और अब वो उसी पर्पल लाइट की रोशनी को फॉलो करते हुए काफी दूर पहुंच गया, जहां पर उसे एक क्रीचर का स्केलेटन और वहीं पर एक बंदा भी नजर आया। उस बंदे के चेहरे पर पॉइजन का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। तो जूकिंग को डाउट हुआ कि शायद ये बंदा जिंदा होगा। हालांकि कई दिनों तक उसे ऑब्जर्व करने के बावजूद भी वो बंदा कोई हरकत नहीं करता। तो अपने शक को कंफर्म करने के लिए जूकिंग ने उस पर एक पत्थर को थ्रो किया, जिसके चलते वो बंदा नीचे गिर जाता है। हालांकि वो पर्पल एमेथिस्ट अभी भी जगमगा रहा था। तो जूकिंग उस क्रिस्टल को उठा लेता है, और जैसे ही जूकिंग ने उस एमेथिस्ट को होल्ड किया, वो बंदा जो मरा हुआ था उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ गई। यानी कि इस एमेथिस्ट की रोशनी की वजह से उसकी बॉडी अभी तक महफूज थी। इतना ही नहीं, जूकिंग को याद आया कि जब डेटी के आधे चेहरे ने इस शहर पर नजर डाली थी, उस वक्त पर्पल लाइट सिटी में नजर आई। और अब जूकिंग को पता करना था कि क्या ये क्रिस्टल उसकी इंजरीज को हील कर पाएगा। तो वहाँ घायल पड़े एक परिंदे की बॉडी में उसे इंसर्ट कर देता है, और उस एमेथिस्ट की एनर्जी से ही मानो उस परिंदे में नई जान आ गई। तो जूकिंग ने फटाफट से उस पर्पल एमेथिस्ट को उसकी बॉडी से रिमूव कर लिया। वो जान चुका था कि ये बहुत ही अमेजिंग क्रिस्टल है, ऐसे ट्रेजर को उसे छुपा कर रखना पड़ेगा। तो उसने पर्पल एमेथिस्ट को सीधे अपने घाव में इंसर्ट कर दिया, जिसे जूकिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इतना ही नहीं, उसके दिल की धड़कनें तेज होकर बॉडी में ब्लड फ्लो रैपिड हो गया, और फिर उसे महसूस हुआ कि पर्पल क्रिस्टल ने उसकी इंजरीज को हील किया है। साथ ही उस एमेथिस्ट ने उसकी मेरिडियंस को भी नरिश किया था। उसे अपनी बॉडी में ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होने लगी। तो इसी मौके का फायदा उठाने के लिए वो सीधे कल्टीवेट करने बैठ गया। सिटी लॉर्ड के मेंशन से उसे जो सी माउंटेन आर्ट मिली थी, जूकिंग उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। और अब हमें जूकिंग के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया गया। पहले तो वहाँ पर पूरा डार्कनेस छाया हुआ था, और फिर उसी डार्कनेस को चीरते हुए वहाँ पर 2 आईज अपीयर हो गई। साथ ही उसे एक टाइगर भी नजर आ रहा था। और अब हमें इस कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाता है। दरअसल इस सी माउंटेन आर्ट एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक थी, जिसमें टोटल 10 लेवल्स मौजूद हैं। इसे ची कंडेंसेशन की 10 लेवल्स भी कहा जाता था। हर एक लेवल को मास्टर करने के बाद कल्टीवेटर को एक टाइगर जितनी स्ट्रेंथ हासिल होती रहेगी। 5 टाइगर्स को मिलाकर बनेगा एक शाओ, और ये शाओ माउंटेन्स को भी मूव कर सकता था। 2 शाओ मिलाकर बनती है कुई, और कुई समंदरों को शिफ्ट कर सकती। इसी वजह से इस टेक्निक का नाम था सी माउंटेन आर्ट, यानी कि एक ऐसी मूव जो कि समंदर और पहाड़ों को शेक करके रख देगी। सो यहाँ पर जूकिंग को अपने सामने जो टाइगर नजर आ रहा था, उसने उसके माथे पर टच किया, और उसके ऐसा करते साथ ही वो टाइगर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे उसकी बॉडी में समा जाता है। जूकिंग तुरंत ही समझ गया था कि वो ची कंडेंसेशन की पहले लेवल पर पहुंच चुका है। उसके अंदर अब एक टाइगर जितनी पावर्स आ चुकी थी, और वो भी अपनी इस अचीवमेंट से खुश हो गया। साथ ही उसने देखा कि ब्लड की बारिश अब रुक चुकी है। इतना ही नहीं, फॉरबिडन जोन पर जो शील्ड बनी हुई थी वो भी अपने आप डिसिपेट हो गई। फाइनली वो वक्त आ चुका था जब जूकिंग टाइगो सिटी से बाहर जा पाएगा। उसके दिल में एक राहत थी, मगर टाइगो सिटी की बर्बादी देख वो इमोशनल हो गया। सिटी को एक्सप्लोर करते हुए वो एक स्कूल में पहुंच गया, जो कि आग की लपटों में घिरी हुई थी। साथ ही जूकिंग को वहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी मिलती हैं। तो जूकिंग उन सभी डेड बॉडीज को एक जगह पर जमा करने लगा। वो कहता है कि इसी स्कूल में मैंने थोड़ा सा नॉलेज गेन किया था, मेरे पास टेक्निक थी, और शायद इसी वजह से मैं सरवाइव कर पाया। और इस तरह से कंकालों के ढेर के पास वो सारी लाशें भी जमा करके जूकिंग ने उसमें आग लगा दी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी हंसती खेलती दुनिया एक दिन इस तबाही की बलि चढ़ेगी। वेल, जूकिंग ने जो आग जलाई थी उसे फॉरबिडन जोन के स्कैवेंजर्स की टीम भी देख लेती है। स्कैवेंजर्स यानी कि ऐसे लोग जो कूड़े कचरे में अपना खाना और सरवाइव करने के लिए जरूरी चीजें ढूंढा करते थे। इनका लीडर था मिस्टर लेई, जो कि ची कंडेंसेशन की 6ठी लेवल पर था। लेकिन ये मिस्टर लेई की असली टीम नहीं थी, बल्कि ये तो टेम्परेरी टीम है। तभी उनके साथ जो बंदी थी वो मिस्टर लेई से कहने लगी कि सानियो ऑलरेडी उस जोन की तरफ जा चुका है। इधर जूकिंग उन सभी मरे हुए लोगों के लिए दुआ कर रहा था,
और उतने में स्कैवेंजर्स की टीम का सानियो वहाँ पर पहुँच गया। ये बंदा ची कंडेंसेशन की सेकंड लेवल का कल्टीवेटर है, यानी कि जूकिंग से एक लेवल ऊपर था। वो वहाँ आते साथ ही जूकिंग से कहने लगा कि हम लोग यही सोचकर हैरान थे कि हमें इस सिटी में लाशें क्यों नहीं मिली, और अब पता चल रहा कि किसी बेवकूफ ने उन्हें जला दिया। वेल, जूकिंग भी स्कैवेंजर्स के बारे में जानता था। एक ऐसा ग्रुप है जो कि जंगल के कानून को फॉलो करता, यानी कि जो स्ट्रांग है वही सरवाइव करेगा। इन स्कैवेंजर्स को कोई नियम बांध नहीं सकते और इनके हाथ हमेशा खून से रंगे रहेंगे। जूकिंग उसकी गर्दन को ताड़ते हुए सोच रहा था कि इसकी गर्दन मोटी है, यानी कि मैं इसे आसानी से मार नहीं पाऊंगा। और उतने में सानियो कहने लगा कि मैं पूरे 9 दिनों तक ब्लड की बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही शील्ड वैनिश हो गई मैंने सिटी में एंटर किया, लेकिन लगा ही नहीं था कि तू मुझे बीट करते हुए मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच जाएगा। चल जल्दी से वो सारी चीजें मेरे हवाले कर दे जो कि तूने इन डेड बॉडीज से कलेक्ट की थी, और हो सकता है कि उसके बदले में मैं तेरी जान बख्श दूं। तो जूकिंग उसकी तरफ अपना पाउच थ्रो करते हुए सोच रहा था कि शायद इसे मारने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, और उतने में जूकिंग ने सीधे उस पर एक लात जड़ दी, जिससे सानियो तो गुस्से में बौखला गया था। तब तक जूकिंग अपना डैगर निकालकर सीधे सानियो के पाँव में घुसा देता है, जिससे सानियो दर्द के मारे चीखने लगा, और अब वो अपनी कुल्हाड़ी का यूज करते हुए सीधे जूकिंग पर वार कर देता है। हालांकि जूकिंग पीछे की तरफ पुश हो गया। अभी दोनों और फाइट कर पाए इससे पहले मिस्टर लेने ने रोकने का हुक्म दिया। वो सानियो को बता रहे थे कि शायद ये बंदा इसी टाउन का एक सर्वाइवर है। यहाँ के सभी लोग मारे गए लेकिन ये जिंदा बच गया। अगर डेटी ने इस पर खुद रहम दिखाया है तो फिर तुम होते कौन हो इसे मारने वाले? इस फाइट को यहीं पर रोक दो, अब तुम इस बंदे पर अटैक नहीं करोगे। मगर सानियो उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा था, तो मिस्टर ले उसे गुस्से में पूछने लगे कि क्या तुम चाहते हो मैं दोबारा से मेरे ऑर्डर को रिपीट करूं? साथ ही दूसरे स्कैवेंजर भी सानियो से कहने लगे कि हम सब अपनी ताकत के दम पर सरवाइव करते हैं और तुम तो बस सेकंड लेवल के कल्टीवेटर हो, तो क्या तुम छठी लेवल वाले मिस्टर ले के खिलाफ जाओगे? पता है ना इससे तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता। जो सुनकर सानियो जूकिंग से कहने लगा कि शायद आज का दिन तेरे लिए लकी साबित हुआ, लेकिन रात के वक्त अलर्ट रहना। और अब वो वहाँ से अपने टीम के पास निकल पड़ा, और उसी वक्त मिस्टर ले ने जूकिंग को भी उनकी टीम को ज्वाइन करने की सलाह दी। वहीं पर जूकिंग भी बिना कोई जवाब दिए उनके पीछे रवाना हो जाता है। वो बस इतना जानता था कि ये बंदा उसकी मदद कर रहा। हालांकि ये बात सानियो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिस बंदे को मारना चाहता था वही उसकी टीम का मेंबर बन गया। सब जूकिंग इन स्कैवेंजर्स को लेकर सिटी लॉर्ड के मेंशन में पहुंच चुका था। वो उन्हें बताता है कि यहाँ से हमें काफी सारी लूट मिल सकती। तो मिस्टर ले ने सभी को स्प्लिट होकर सर्च करने की ऑर्डर दी। वहीं पर सानियो ने ठान लिया था कि आज रात मौका मिलते साथ ही वो जूकिंग का काम तमाम कर देगा, और इस बात का अंदाजा जूकिंग को भी हो चुका था, इसलिए वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो गया। सानियो जब उसे ढूंढ रहा था तभी उसकी नजर पड़ी जूकिंग पर, जो कि उसे ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, और फिर वो वहाँ से रवाना हो गया। दरअसल जूकिंग चाहता था कि ये बंदा उसे फॉलो करे, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। सानियो भी चुपचाप से उसके पीछे निकल गया। एक बात मिस्टर ले को भी समझ आ गई कि इस बच्चे ने बड़ी ही चालाकी से सानियो को अपने पीछे आने पर मजबूर किया है, और अब सानियो सिटी लॉर्ड के मेंशन में मौजूद एक लोकेशन पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि शायद ची कंडेंसेशन की पहली लेवल का बच्चा अकेले में मुझसे माफी मांगना चाहता है। सो अगर तुम मेरे सामने सिर झुकाएगा तो हो सकता है मैं तुझे माफ कर दूं। और उतने में जूकिंग ने यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए सीधे सानियो के पाँव पर अटैक कर दिया। साथ ही वो अपनी फ्लाइंग निडल भी उस पर रिलीज कर देता है, जिसे सानियो ने अपने वेपन का यूज करते हुए आसानी के साथ काउंटर कर लिया था। मीनवाइल सानियो पर जूकिंग ने एक बार फिर से अपने आयरन स्पीयर से अटैक कर दिया। भले ही वो सानियो के हेवी ब्लेड को पियर्स नहीं कर पाता, मगर उसने सानियो के हाथ में अपना डैगर उतार दिया था। साथ ही वो अपनी तेज मूव के साथ उस पर स्नेक अटैक किए जा रहा था, और फिर उसने एक लैंप को एक्सप्लोड करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया, जिससे सानियो सीधे अंडरग्राउंड इलाके में पहुंच जाता है। और वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही जूकिंग भी वहाँ पर आ गया। उसने बड़े ही कुल अंदाज में सानियो का हाथ धड़ से अलग कर दिया था। सानियो को तो इस मूव की जरा भी उम्मीद नहीं थी। तब तक जूकिंग ने उस पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिसमें उस पूरी जगह पर तबाही मचते हुए सानियो काफी दूर पटक गया। उसने देखा कि जूकिंग के आंखों में बड़ी भयानक ऑरा है। उसे देखते साथ ही सानियो तो डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो अब एक हॉल में पहुंच चुका था। साथ ही वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ची कंडेंसेशन की पहली लेवल के बंदे के पास ऐसी भयानक पावर कहाँ से आई। वो सोच रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन, ये कोई मामूली सर्वाइवर तो
तो नहीं हो सकता। और उतने में जूकिंग ने अपनी एक ही लात में उस हॉल के हेवी डोर को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर वो बस खामोशी के साथ सानियों को घूरे जा रहा था। ये वो बंदा है जिसे डेटी भी मार नहीं पाया, तो इस मामूली से स्कैवेंजर की क्या ही औकात। और अब वो अपनी थंडर को रिलीज करके शो ऑफ करते हुए सानियों के सामने पहुंच गया। वो उससे कह रहा था कि पोटेंशियल थ्रेट का बस एक ही सोल्यूशन है, जो कि होगा कंप्लीट एलिमिनेशन। मैंने आज तक किसी भी धमकी को पनपने नहीं दिया। अब ये सुनते साथ ही सानियों भी उस पर भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मैं आखिरी दम तक तेरा मुकाबला करूंगा, अगर मैं मरा तो तू भी मेरे साथ जाएगा। तेरे जैसे 2 टके के लौंडे के हाथों मरना काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। और इतना कहते साथ ही सानियों ने भी अपनी पोस्चर को रिवील किया, जिसके बाद वो बड़ी तेज रफ्तार के साथ जूकिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। वले सानियों की फाइनल मूव है जिसमें वो चाहता था कि जूकिंग मारा जाए। अब ये देखते साथ ही जूकिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर हमें उसकी माइटी पावर की झलक दिखाई गई और फिर उसी अनलिमिटेड फोर्स का यूज करते हुए जूकिंग ने अपनी ब्लेड सीधे सानियों में उतार दी थी। ये अटैक इतना भयानक था कि वो पूरा हॉल उसकी रिलीज हुई एनर्जी से फील हो गया था। और इस तरह से जूकिंग ने उस बंदे को सिटी लॉर्ड के तख्त पर बिठा दिया। उसके गले में जूकिंग का आयरन स्पीयर पियर्स हो चुका था, मगर सानियो अभी भी जिंदा है। वो काफी बुरी तरह से तड़पते हुए जूकिंग से कह रहा था कि प्लीज मुझे बख्श दे, लेकिन जूकिंग ने सीधे उसके मुंह पर हमला किया। उसने सानियो का मुंह बंद करने के लिए अपना डैगर सीधे उसके हलक में उतार दिया था। वही दूसरी तरफ मिस्टर लेई अभी भी सानियो को ढूंढ रहे थे। तभी उनके साथ जो बंदी थी वो उसे बताने लगी कि मैंने उसे मेंशन में जाते हुए देखा था, मगर वो वहाँ पर नहीं मिला। इधर सानियो अपनी एड़ियां रगड़कर सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मगर अब उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। इधर मिस्टर लेई की टीम के दूसरे बंदे बताने लगे कि हमें ना तो सानियो नजर आया और ना ही वो बच्चा, वो दोनों भी गायब हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से निकल चले। वैसे भी थोड़ी देर में यहाँ पर डार्कनेस छा जाएगा और ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं। हालांकि मिस्टर लेई अभी भी वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं थे। वो अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इधर जूकिंग काफी ब्रूटली सानियो को टॉर्चर करते हुए उसे इशारों में बता रहा था कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। तो इसी तरह से बड़े ही भयानक अंदाज में सानियो की मौत हो गई। इनफैक्ट जूकिंग की एनर्जी से उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और अब थोड़ी देर बाद मिस्टर लेई वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि तख्त पर ढेर सारा खून पड़ा है, यानी कि सानियो की ऑलरेडी मौत हो गई। और उसी तख्त के पीछे हम जूकिंग को देख पाते, जो कि मिस्टर लेई से छुप रहा था। सानियो मिस्टर लेई की टीम का मेंबर था, इसलिए जूकिंग को नहीं पता कि मिस्टर लेई उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। और तभी मिस्टर लेई वहाँ से जाते हुए कहने लगे कि तुम न जाने कब से ही फॉरबिडन जोन में रहते आए हो। यहाँ पर एलियन पॉइजन बारिश बन के बरसता रहता, तो तुम्हारी बॉडी पर भी उस पॉइजन के ट्रेसेस होंगे। अगर ये पॉइजन बढ़ता गया तो तुम भी म्यूटेट हो जाओगे और म्यूटेशन के बाद तुम्हारी मौत होगी। तो बताओ बच्चे, क्या तुम यहाँ से मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे? अगर तुम्हारी हाँ है तो मेरे पीछे आ जाओ। उनकी बातें सुनकर जूकिंग भी थोड़ा सा हैरान था। उसने अभी भी उसके टीम मेंबर को मार दिया और ये सब जानते हुए भी मिस्टर लेई उसकी मदद कर रहे थे। साथ ही हमें दिखाया गया कि जूकिंग के हाथ पर एलियन पॉइजन का म्यूटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका। इसी वजह से उसने भी मिस्टर लेई के साथ जाने का फैसला लिया, मगर वो सिर्फ मिस्टर लेई के साथ रहेगा, ना कि उनके टीम के साथ, क्योंकि जूकिंग बस इस अकेले बंदे पर ही भरोसा करता था। वहीं पर मिस्टर लेई भी हॉल से बाहर आ जाते हैं और उन्होंने देखा कि जूकिंग भी उनकी बात मानकर उन्हें फॉलो करते हुए बाहर आ गया। साथ ही जूकिंग ने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या मैं आपके साथ रह के सरवाइव कर पाऊंगा, जिस पर मिस्टर लेई सिर्फ खामोश थे। और अब यहाँ पर हमें जूकिंग की पास्ट की मेमोरीज दिखाई गई। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। डेटी के कहर ने उसकी फैमिली, उसके दोस्त, सबको उससे छीन लिया। उसने अपना घर खोया, अपने लोग खोए और बचपन से उसे ये सीखना पड़ा कि इस दुनिया में दया और कमजोरी की कोई जगह नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। और इसी तरह से जूकिंग की कहानी शुरू हुई। वो इस नरक जैसी दुनिया में जिंदगी जीने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने और रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ा। उसे जानना था कि आखिर आसमान में नजर आने वाला वो डेटी का फेस आखिर है क्या। बचपन से उसने देखा कि कमजोर हमेशा कीड़े जैसे रगड़ा जाएगा। एक छोटे से बच्चे पर भी किसी ने रहम नहीं दिखाया था और इसी वजह से उस मासूम बच्चे को आयरन स्पीयर उठाना पड़ा। उसे लगा कि जीने से क्या ही फायदा होगा, सब कुछ तो ऑलरेडी खो चुका है। और इसी वजह से उसे आयरन स्पीयर से खुद की जान लेने वाला था, मगर तब एक छोटी बच्ची ने वहां आकर उसे कैंडिड हॉर्स ऑफर किए। इस एक ही पल में मौत का जुनून उसके सिर पर से गुजर गया था। और अब जूकिंग ने
उन सभी बंदों का खात्मा किया जिन्होंने उसी छोटी बच्ची को मार दिया था, सिर्फ उसके हाथ से खाना छीनने के लिए। उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में जिंदगी महंगी है और मौत यहाँ पर सस्ती है। जूकिंग भी इस बेरहम दुनिया का हिस्सा बन चुका था और ऐसे ही वो खुद को बचाता गया। ताकत ही उसके कल की उम्मीद थी। मिस्टर ले ने उसे बताया कि इस क्योटिक दुनिया में जिसका दिल पत्थर का और हाथ तलवार जैसे है और जो खून की पात पर चल पाएगा वही जिंदा रह सकता। हर बार तुम्हें आखिर तक जिंदा रहने की कोशिश करनी होगी ताकि अपने दुश्मन को मरता हुआ देखकर उसके मुंह पर हंस सको। लेकिन इंसानियत को पूरी तरह से भूलना भी मत, तुम्हें ब्रूटल भी बनना है और एक इंसान भी। यहाँ पर हम छोटे से जू किंग को देख पाते हैं जो कि डेटी को ठेंगा दिखा रहा था और आज भी उसने डेटी को ठेंगा दिखाया क्योंकि वो डेटी इतना पावरफुल और भयानक होने के बावजूद भी जू किंग को मार नहीं पाया था। सो अब जू किंग भी मिस्टर ले की टीम का हिस्सा बन चुका है। ये दोनों बस एक दूसरे को ऑब्जर्व करते थे। ये दोनों भी एक दूसरे के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब देखते हैं कि कौन किसकी पहेली सबसे पहले बुझाएगा। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।